हेलो एवरीवन, मैं विष्णुदत्त आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्या यूपीएससी सीसेट का पेपर एक्चुअल में टफ होता जा रहा है और इसकी टफनेस के पीछे की वजह क्या है? क्या हमारी लर्निंग है यूपीएससी सीसेट के एग्जाम से और इस पेपर को कैसे बहुत कम टाइम में अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है सो दैट आप इसको इजीली क्वालिफाई कर लें। आज के इस सेशन में ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। ये एक रंगीन गाइड बुक है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। इस गाइड बुक में आपको यूपीएससी सीसेट के पेपर से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्या आपके एग्जाम का पैटर्न है, क्या सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और हमारे कोर्स से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो एक बहुत ही खूबसूरत रंगीन गाइड बुक, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और डाउनलोड करिए और इसकी एक कॉपी अपने पास रखिएगा सो दैट आपको सीसेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए कहीं भी भटकना ना पड़े, एक ही जगह पे आपको सारी चीजें मिल जाए। ठीक है, तो डाउनलोड जरूर करिएगा। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो व्हाट इज द एजेंडा ऑफ टुडे सेशन? आज के सेशन का जो एजेंडा है वो बिल्कुल क्लियर कट है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि व्हाई इट बिकम टफ। सीसेट का पेपर टफ होता जा रहा है, लेकिन उसके पीछे की वजह क्या है, क्यों टफ हो रहा है। उसके बाद सीसेट के पेपर से हमारी लर्निंग क्या है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमारी बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है कि हम सीसेट को बहुत आराम से बहुत कम टाइम में प्रिपेयर कर पाए। क्योंकि एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए टाइम शायद थोड़ा बड़ा पहलू है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि वो सीसेट जैसे क्वालिफाइंग पेपर पे इतनी ताकत लगाए। इससे बेटर है कि वो ऑप्शनल और जीएस को बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर करे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रीजन बिहाइंड टफनेस, कि टफ होने के पीछे कारण क्या है। सबसे पहला कारण क्या है, मैं विद डाटा आपको बता रहा हूं। यूपीएससी का जो फॉर्म फिल करने वाले बच्चों की संख्या है वो 11 से 12 लाख है नॉर्मली। 12 लाख लोग पीपल ऐसे हैं जो सीसेट का फॉर्म फिल करते हैं, और इसमें से आधे बच्चे यानी कि 6 से 7 लाख लोग ऐसे हैं जो आपका प्रीलिम्स देते हैं, प्रीलिम्स में बैठते हैं। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इस नंबर का 1% लोग ऐसे हैं जो मेंस में अपीयर होते हैं, जो मेंस लिखते हैं, और इसका सिर्फ 2% के लगभग लोग ही ऐसे हैं जो मेंस लिखते हैं। तो 2% और 1% अगर इसमें से निकाल दें तो बाकी की जो जो संख्या है उसको कैसे फिल्टर करें। तो यूपीएससी ने फिल्टर करने के लिए इसको एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर बना लिया है कि सीसेट का पेपर भी टफ दे करके इसको बच्चों को बहुत आसानी से फिल्टर किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जीएस जो पेपर 1 है वो आपका आसान आ रहा है। आप देखोगे जो कट ऑफ 120s में होती थी वो धीरे धीरे 87 88 में आ गई है। ठीक है, 80s में आ गई है। तो पेपर 1 भी टफ आ रहा है, नो डाउट, बट पेपर 2 यानी जो सीसेट है उसको भी टफ बना करके जो पैरामीटर है वो बना लिया है यूपीएससी ने सो दैट बच्चों को फिल्टर किया जा सके। ठीक है, दूसरा जो सीसेट का पेपर है ये 2011 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो 2015 ऑनवर्ड, 2015 ऑनवर्ड ये आपका क्वालिफाई नेचर का हो गया। ठीक है, क्वालिफाई नेचर का है, अब आपको सिर्फ इसे क्वालिफाई करना होता है। तो काफी साल से सीसेट का पेपर जो है यूपीएससी के एग्जाम का हिस्सा है। तो जब कोई एग्जाम बहुत लंबे टाइम से पूछा जा रहा हो तो धीरे धीरे क्या होता है, सेम पेपर तो दे नहीं सकते, तो उसका लेवल भी बढ़ता है। तो एक ये पीछे कारण ये भी है कि 12-13 साल से लगातार सीसेट का पेपर आ रहा है, तो लेवल हर साल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज ही होता रहता है। ठीक है, तो दैट इज वाई कि ये टफ होता जा रहा है और आगे भी आसान आने के जो है वो कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे। ठीक है, चलो उसके बाद क्या लर्निंग है हमारी कि पेपर तो टफ है। ठीक है, तो अगर मैं निचोड़ करूं पूरे उसका तो क्या लर्निंग निकल करके आती है। उन लर्निंग में सबसे पहला जो पार्ट है वो ये कि डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो रहा है ईयर बाय ईयर। ऐसा नहीं है कि 2020 में जो पेपर पूछा गया था, सीसेट का पेपर आया था वो आसान था। ठीक है, 21 का मुश्किल हो गया, 22 का फिर आसान आ गया, नहीं। आप पिछले कितने सालों की चर्चा कर लो, जब भी आप पेपर देने के बाद सोशल मीडिया पे लोगों से रूबरू होते हो, कहीं से भी अपने व्यूज जानते हो, तो हर बार बच्चा यही कहता है कि इस साल का पेपर आज तक का सबसे टफ पेपर था। तो दैट मीन्स ईयर बाय ईयर इंक्रीज ही हो रहा है ना। तो नीचे आने के कोई आसार नहीं है, तो लेवल हमेशा इंक्रीज ही होगा इसका। तो ये ध्यान में रख के आप अपनी प्रिपरेशन करिए कि लेवल आपका डिफिकल्ट ही आएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपको क्या करना है, डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट।
ठीक है। ये आपको मैं सेग्रीगेशन भी दिखाऊंगा यहाँ पे कि 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चंस का क्या सेग्रीगेशन रहता है। तो आपको सिर्फ ये नहीं है कि आप अकेली रीजनिंग के भरोसे चले गए, या आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, इंग्लिश मेरी ठीक ठाक है यार। आप सोच के देखो, एक एक सिंगल क्वेश्चन के वहां पे 20-20, 25-25 पैसेज है, पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। ठीक है, इन्फ्रेंस कंक्लूजन निकालना बहुत मुश्किल होगा उनका। तो अकेली इंग्लिश के भरोसे नहीं जा सकते, अकेली रीजनिंग के भरोसे नहीं जा सकते, अकेले क्वांट के भरोसे भी नहीं जा सकते। ये मत सोचो कि क्वांट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन उसमें मुश्किल भी आ रहे हैं, आसान भी आ रहे हैं, तो टॉपिक भी बहुत सारे हैं। तो सिर्फ एक कंपोनेंट के भरोसे मत जाइए, एटलीस्ट आपके 2 कंपोनेंट अच्छे होने चाहिए, सो दैट आप इसको आसानी से क्या कर ले, क्लियर कर ले। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है रैंडम सोर्सेज आर इररिलेवेंट। डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, तो जो रैंडम सोर्सेज आप फॉलो करते हैं कि सिर्फ 2-4 वीडियोस यूट्यूब पे देख ली, या फिर कहीं से भी टेलीग्राम पे कोई लिंक मिल गया, या कोई भी बुक उठाई, एसएससी की बुक उठाई, 4 प्रैक्टिस सेट की और आपको लगा कि एग्जाम में जाकर के हम बहुत आराम से परफॉर्म कर लेंगे, तो ये गलत है। आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपको रैंडम की बजाय एक डेडिकेटेड सोर्स जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, उसी से आप इस एग्जाम को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर आप समय की भी बचत चाहते हैं तो। अदरवाइज इरेलीवेंट चीजों से पढ़ते रहिए, उसकी कोई आउटपुट नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए एक लर्निंग है। नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कि टाइम रिक्वायरमेंट मस्ट है। ये वो वाला खेल नहीं है कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं, मैं फला बैकग्राउंड से हूं, तो मैं 15 दिन पहले एग्जाम से अगर प्रिपेयर करूंगा तो सीसेट ये बड़े आराम से निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक समय की जरूरत पड़ेगी, कम से कम 3-4 महीने आपको अब इस पे लगाने पड़ेंगे। तो टाइम कैसे मैनेज करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको इसी वीडियो में। ठीक है, उसके बाद क्या सच में जो लेवल है वो 10th से कैट लेवल हो गया? ये बड़ा सवाल आ रहा है बार बार कि कैट का लेवल हो गया, कैट का लेवल हो गया, तो क्या सच में ऐसा है? तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि क्या सच में कैट लेवल है, या आप कैट का पेपर उठा करके देखिएगा, आपको बहुत फर्क नजर आएगा। यूपीएससी का लेवल अभी भी यूपीएससी का ही है, कैट का नहीं हुआ है। तो इस पे भी मैं विराम लगा देता हूँ। ये भी हमारे लिए एक लर्निंग है। हम नहीं मेहनत कर रहे, हम नहीं पढ़ रहे उस अकॉर्डिंग, बस दिक्कतें वहां है। ठीक है, चलो, तो ये लर्निंग है हमारी, बट इसको बेस्ट तरीके से कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है उस पर भी काम करेंगे, वो भी स्ट्रेटेजी जानते हैं। ठीक है, वन बाय वन। तो प्रिपेयर करने के लिए 4-5 पॉइंट है जो हमारे पास होने चाहिए। सबसे पहले तो एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, डिकोडेड सिलेबस हो, क्योंकि यूपीएससी की नोटिफिकेशन में जो सिलेबस है वो मैं आपको दिखाऊंगा, वहां पे क्या मेंशन है और रियलिटी क्या है, उसको थोड़ा सा दोनों को कंक्लूड करना बड़ा मुश्किल सा है, बट मैं आपको बताऊंगा। पीवाईक्यूज का एनालिसिस होना चाहिए, उसी से आपको पता चलेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से लीस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वहां एनर्जी खराब नहीं करनी, इंपॉर्टेंट पढ़िए, क्वालिफाई तो करना है, आराम से कर पाएंगे। ठीक है, आपकी एक अच्छी अप्रोच होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए उस पर भी बात कर लेंगे। इसके अलावा आप अच्छा सोर्स फॉलो करें, वो सोर्सेज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और टाइम को कैसे मैनेज करना है, टाइम बड़ा डिफिकल्ट एक मुश्किल टास्क है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। सबसे पहले तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस है। कंपैरेटिव एनालिसिस मैंने लिया है, टोटल 80 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और 80 क्वेश्चन में क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की वेटेज क्या होती है, ये 2014 से 2023 तक का एनालिसिस है। ठीक है, तो अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो 25 से 30 रहते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यही रहेगा। ठीक है, रीजनिंग के जो क्वेश्चन है पहले 20-20 क्वेश्चन तक आते थे, लेकिन अब ये 10 से 15 के बीच में ही रह गए हैं। ठीक है, और बाकी जो क्वांट के क्वेश्चन है वो 40 के अराउंड पूछे जा रहे हैं, कभी 2-4 ऊपर कभी नीचे, ये आप इस सेग्रीगेशन से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इंग्लिश के अंदर भी अगर मैं बात करूं, ये 25-30 क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो आपको कम से कम वो 22 से 23 पैसेज दे रहा है। ठीक है, 22 से 23 पैसेज दे रहा है। अगर आप 2023 के एग्जाम की बात करोगे तो सिंगल क्वेश्चन के 22 पैसेज है, और दो क्वेश्चन के दो पैसेज है, तो टोटल 26 क्वेश्चन है, यानी कि 24 पैराग्राफ दिए गए हैं। तो 24 पैराग्राफ पढ़ के उन्हें सोल्व करना, और क्या आप एग्जैक्टली सोल्व कर पाएंगे कि नहीं विद एक्यूरेसी, बड़ा मुश्किल टास्क है। ठीक है, तो इस पे ध्यान दो। आपको ये सेग्रीगेशन दिखाने के पीछे की वजह यही है कि आपको कोई भी 2 कंपोनेंट तो कम से कम अच्छे प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, चलो, उसके बाद ये सिलेबस है। देखो, अब नोटिफिकेशन के अंदर ये सिलेबस है, यूपीएससी की जो नोटिफिकेशन आती है। अब इससे क्या अंदाजा लगाएं? अब यहाँ पे दिया है इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, इनसे तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहा आजकल, है ना। डिसीजन मेकिंग जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, चलो फिर भी पूछ रहा है एक आध क्वेश्चन। और जैसे डीआई की बात करूं क्वांट में, तो ये चीजें तो पूछी ही नहीं जा रही। तो फिर सच्चाई क्या है, कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं,
उस पर भी डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले क्वांट की बात करें, ठीक है। तो क्वांट का ये सिलेबस है आपका पूरा का पूरा, नंबर सिस्टम से लेकर के ये सारी चीजें, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन यहाँ नीचे छुपे हैं, तो यहाँ तक पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वांट का कंप्लीट सिलेबस है। बट क्या ये पूरा सिलेबस पढ़ना है? मैंने फिर से कहा, आप लोगों के लिए टाइम एक बड़ा मुश्किल टास्क है, तो ये पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं इसके अंदर, ये लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे दे दी है, ठीक है। इसी सीक्वेंस में पढ़िएगा, यहां से स्टार्ट करिएगा। सबसे पहले नंबर सिस्टम, लेकिन पढ़िएगा ध्यान से, प्रॉपर एक एनालिसिस लीजिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखिएगा, खास करके 2023 का पेपर उठा के देखिए। आप देखो नंबर सिस्टम के इतने क्वेश्चन है, तो किन किन चीजों से, बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन है, लेकिन उन्हें आइडेंटिफाई करिए, ठीक है। तो अच्छे से क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, रिमाइंडर्स, डिविजिबिलिटी रूल, एपीजीपी, नंबर ऑफ फैक्टर, जीरोस, रिकरिंग डेसिमल, बहुत सारी चीजें आएंगी, डिजिट और नंबर का रिलेशन, कितने क्वेश्चन है इस पे। उसके बाद एलसीएम, एचसीएफ, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, टाइम डिस्टेंस, वर्क, एजेज, एवरेज, मेंसुरेशन और नंबर सीरीज। तो ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से शुरू करो, वन बाय वन सबको पढ़ो अच्छे से कंसेप्चुअली, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, मैंने कहा कि यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे की कहानी क्या है, कि मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये सेग्रीगेशन मैंने आपको यहाँ पे दिया है, ठीक है। 2014 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चंस का सेग्रीगेशन मैंने आपको दिया टॉपिक वाइज, कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन किस साल पूछे गए। देखो परसेंटेज से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं 1-4। मैंने कहा कि नंबर सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ 22, 15, 10, 18 कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस सेग्रीगेशन के बेस पे मैं आपको बोल रहा हूँ, सच्चाई है, कोई मैं वेग बातें यहाँ नहीं कर रहा हूँ, एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ आप लोगों के सामने आया, ठीक है। चलो, तो उसके बाद रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग का क्या सिलेबस है हमारा, ये टॉपिक है रीजनिंग, ठीक है। इसमें मैंने इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल या डिसीजन मेकिंग वो वाली चीजें नहीं ली है, क्योंकि पिछले 6-7 साल से बिल्कुल गायब है। ऐसा नहीं है कि वो पूछ नहीं सकता, पूछ सकता है, यूपीएससी का अपनी मर्जी है, और अनप्रडिक्टेबल यूपीएससी में चीजें बहुत बार होती हैं, बट अभी राउंड से बाहर है। लेकिन फिर भी अगर आपने जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ वो प्रिपेयर कर लिए, तो ऐसा तो नहीं है कि ये इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन में इनके 20-30 क्वेश्चन आ जाएंगे। पहले भी शुरू में भी 2-4-5-10 क्वेश्चन ही आते थे, अब भी आएंगे, लेकिन क्वालिफाई करना है, फिर भी आप आराम से क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके यहाँ पे ये रहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से पढ़िएगा, अल्फाबेटिकल, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉग्स, डायरेक्शन, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, लेटर सीरीज, क्लॉक कैलेंडर और क्यूब एंड क्यूबाई, ठीक है। तो इन टॉपिक को जरूर पढ़िएगा। ये मत सोचिए कि रीजनिंग के क्वेश्चन कम आते हैं तो इन्हें छोड़ देना चाहिए, हमें नहीं छोड़ना नहीं है, पढ़ना है इनको। क्यों पढ़ना है? क्योंकि रीजनिंग का लेवल अभी भी उतना नहीं बढ़ा है जितना क्वांट के क्वेश्चन मुश्किल आ रहे हैं, तो इनको जरूर पढ़ो, ठीक है भाई। और किस बेस पे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं फिर से कहूंगा कि एक बात मैं नहीं कर रहा हूँ कोई भी, मैं डाटा के बेस पे ही बात कर रहा हूँ। तो ये प्रॉपर सेग्रीगेशन है पिछले 10 साल के क्वेश्चंस का। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि दीस टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट इन योर रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या अप्रोच होनी चाहिए इन सबको प्रिपेयर करते हुए, ठीक है। तो सबसे पहली अप्रोच तो यही है कि रीड सेलेक्टिव टॉपिक्स, ठीक है। पूरा मत पढ़ो, आपको पता चल गया कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से लिस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं पे फोकस करो ना जो इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्यों टाइम वेस्ट करना, आपके पास समय की पहले ही कमी है, तो वही पढ़िए जो इंपॉर्टेंट है, अन्यथा फालतू की चीजों पे ध्यान मत दो, ठीक है। इंग्लिश में मैंने यहाँ बताया नहीं आपको, इंग्लिश में मैंने आपको सेग्रीगेशन बता दिया, वो आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। और जो पैराग्राफ्स होते हैं वो पैराग्राफ आपके क्लाइमेट पे बेस्ड होंगे, सोशल इकोनॉमिक इश्यूज पे बेस्ड होंगे, दूसरे पे बेस्ड होंगे, किसी भी टॉपिक पे, और ये डायरेक्टली उठाए जाते हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ने की जो हैबिट है वो डालिए, ठीक है। कंक्लूजन, इन्फ्रेंसेस, इन सब पे फोकस करिएगा और प्रिपेयर करिएगा। ज्यादा दिक्कत क्वांट रीजनिंग में ही होती है, उसको मैंने थोड़ा डीपली ले लिया, ठीक है। उसके बाद डेवलप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज प्रैक्टिकल अप्रोच, ठीक है। अब क्या है कि हम ना, अब बहुत बार आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा जब आप इस बार पेपर दे के आए, जैसे मेरी बहुत बच्चों से बात हुई कि सर पेपर में यही नहीं पता चलता कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, क्योंकि आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं, ठीक है। अगर आपने एक टॉपिक को खोल के पढ़ लिया ना पूरा, जैसे आप सपोज नंबर सिस्टम की बात करें, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, नंबर्स के बारे में, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर क्या होते हैं, इवन क्या होते हैं, कंपोजिट क्या होते हैं, को प्राइम क्या होते हैं, ये सब पढ़ लिया आपने। तो आप देख पाओगे कि 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ इसी पे पूछे गए हैं इस बार के पेपर में, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करोगे डिविजिबिलिटी रूल,
अगर आपको सारी डिविजिबिलिटी रूल पता है बहुत अच्छे से, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए थे, बहुत आराम से आप सोल्व कर सकते थे। अगर आपको रिमाइंडर्स पता है कि पावर वाला रिमाइंडर और नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन रूल क्या है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए थे। लेकिन कमी क्या है कि नंबर सिस्टम के नाम पे कहीं भी कुछ भी पढ़ रहे हैं, बस उन चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। तो पेपर उठाओ ना, पीवाई क्यू उठाओ, देखो कैसी चीजें आ रही है, ठीक है। रीअकरिंग डेसिमल पढ़ो, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में पढ़ो, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, नंबर और डिजिट का रिलेशन, इस पे बेस कितने क्वेश्चन है, परमुटेशन का कैसे यूज हो रहा है नंबर्स के अंदर, वो पढ़िए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप नंबर ऑफ जीरोज, लास्ट 2 डिजिट, ये पढ़िएगा। एपीजीपी पढ़िएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें निकल करके आएंगी जो आपको यहाँ पे पढ़नी चाहिए। तो एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाओगे तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस को फिल्टर करना आसान होगा, ठीक है। और इसके अलावा एक प्रैक्टिकल अप्रोच डेवलप करो। प्रैक्टिकल अप्रोच मतलब अगर प्रैक्टिस वैसे ही क्वेश्चन करोगे जैसे यूपीएससी पूछता है तो डेवलप होगी। अब अगर आसान चीजें या कैसे भी पढ़ोगे तो नहीं होंगी, ठीक है। तो थोड़ा इस पे ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद ये एग्जांपल मैंने सिर्फ एक टॉपिक का ही दिया है, ये सारे टॉपिक पे लागू होता है। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हो तो वहां भी, आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हो, सिलोगिज्म पढ़ रहे हो, रीजनिंग में डायरेक्शन पढ़ रहे हो, रैंकिंग पढ़ रहे हो, ठीक है, उस पर ध्यान रखिए। दूसरा, अपनी प्रिपरेशन को टाइम पे स्टार्ट कर दो। ये अब वो वाला गेम नहीं रहा कि महीना पहले अगर पढ़ोगे, 10 दिन पहले पढ़ोगे तो आराम से क्वालिफाई कर दोगे, नहीं। आपकी अप्रोच चेंज होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको कम से कम 2-3 महीने मिनिमम देने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इतने में तो सिलेबस कवर होगा आपका, फिर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिस यूपीएससी लेवल, यार कुछ भी मत उठाओ, ठीक है। यूपीएससी का लेवल होगा, प्रैक्टिस करके जाओगे। एक होता है ना कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जा रहे, एक होता है कि चल देख ही लेंगे, हो ही जाएगा, नहीं। एक होता है कि नहीं, ये तो क्लियर है, सारा फोकस जीएस पेपर 1 पे कि यहां से मेरिट निकल गई, मेंस लिखूंगा इस बार, ठीक है, और इंटरव्यू दूंगा और फाइनली सेलेक्ट होके एक जो आईएएस बनने का सपना है उसे पूरा करूंगा। लेकिन इस क्वालिफाइंग पेपर की वजह से रह जाओ, नहीं यार, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, बहुत हल्के में मत लीजिए। एक की एलिमेंट बन गया है ये, जैसे जितना ऑप्शनल और जीएस, आप सोचो 4-5 साल से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी जीएस बहुत अच्छी है, ऑप्शनल बहुत अच्छा है, 300 प्लस नंबर ले लेते हैं, लेकिन वो लिखने का मौका ही नहीं मिल रहा सी सेट की वजह से, तो फिर दिक्कत होगी। तो यूपीएससी लेवल की प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये अप्रोच आपकी होनी चाहिए। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो मैंने आपको बताया कि अगर आप 1 से 2 घंटा दोगे, ठीक है, अगर आप 2 घंटे दोगे तो ये 70, मतलब 2 से 2.5 महीने का गेम, अगर 1 घंटा दो तो मैं मोटा मोटा मान के चलूं तो 3 महीने में आप उसको कवर कर सकते हो, 1 से 2 घंटा, जिसमें प्रैक्टिस भी शामिल है बहुत अच्छे से। ये तो अगर आप इतना करोगे तो आपका स्कोर जो है वो 100 प्लस चला जाएगा आराम से। लेकिन आपको तो क्वालिफाई करना है, 66 नंबर तो चाहिए, 67 मार्क्स आए तो क्वालिफाई हो गया। तो थोड़ा सा देख के इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़िए, थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करिए तो टाइम मैनेज कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी आपकी इससे रिलेटेड। अब सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज, अब बहुत समय नहीं है आपके पास, ठीक है। तो एक अफोर्डेबल से प्राइस में हमने आप एक कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है, सी सेट का, और सिर्फ 100 घंटे आपको देने हैं, ठीक है। 100 घंटे में आपको इस पूरे कोर्स को आप आराम से कवर करके बहुत इजीली क्वालिफाई कर सकते हो, वेरी इजीली, ठीक है, बहुत आराम से। और ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आपको इसके बाद ना कोई बुक पढ़नी है, ना कहीं से और वीडियोस देख, कुछ भी नहीं, आपको सच चीजें यहाँ मिलेंगी, ठीक है। तो इस कोर्स में हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, एक तो कंसेप्ट क्लासेस, चाहे क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, बिल्कुल बेसिक से लेके यूपीएससी लेवल तक की चीजें विद पीवाईक्यू। पिछले 10 सालों के पीवाईक्यू भी कवर किए, उससे पीवाईक्यू कवर क्यों करवा रहे हैं, ताकि आपको पता चले ये जो चीजें पढ़ा रहे हैं वो रेलिवेंट है कि नहीं, ठीक है, तभी तो आप चीजों को सोल्व कर पाओगे। उसके बाद इसमें टेस्ट है, और टेस्ट भी तीनों तरह के हैं। जैसे सपोज एक टॉपिक पढ़ा हमने नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम की आपको 15 वीडियो मिल रही है, उसके बाद उस पर 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को भी मिल गए आपको, ठीक है। नंबर सिस्टम के ज्यादा क्वेश्चन है क्योंकि नंबर सिस्टम से ज्यादा चीजें आ रही है, छोटे छोटे सब टॉपिक्स भी है। तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, पढ़ोगे उसके बाद उस पर 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। उसके बाद सेक्शनल टेस्ट है, ठीक है, क्वांट के अलग है 10 टेस्ट, रीजनिंग के अलग है, इंग्लिश के अलग है, और फिर 10 फुल लेंथ टेस्ट भी है सबको मिला के। तो ना प्रैक्टिस के लिए कहीं भटकना, यूपीएससी का लेवल मिलेगा, ना कोई डाउट आया तो डाउट आप पूछ पाओगे, और ना ही आपको कोई मटेरियल कहीं से ढूंढने के। इसके अलावा डाउट सेशन है, वीक में 1 दिन तो हम आपसे लाइव बात करेंगे, बिल्कुल आप रूबरू सामने होकर के बात कर सकते हैं।
इसके अलावा डिस्कशन फोरम है, वीडियो देखते देखते डाउट आया तुरंत डिस्कशन बोर्ड पे टाइप करिए, मेल करिए, कॉल पे बात करिए, तो आपकी हर टाइप की क्वेरी रिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, फिर आपको लगता है कि सर अभी कोर्स लेके बाद में रिवीजन कैसे होगा, तो ये जो क्लासेस है ये तो रिकॉर्डेड है, ठीक है, अभी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा आपको लाइव रिवीजन क्लासेस भी मिलेंगी। ये क्लासेस आपके एग्जाम से पहले, ठीक है, एग्जाम से पहले हम आपका लाइव क्लासेस के थ्रू रिवीजन भी करवा देंगे। तो यानी ऐसा भी नहीं है कि एक बार पढ़ के भूल जाओगे, रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही हैं। और फैकल्टी आप देख रहे हैं, क्वांट यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, नरवीर सर इंग्लिश और मेघना मैम रीजनिंग। और इस कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एक बढ़िया ऑफर अभी आपको मिल जाएगा इस कोर्स पे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और कोर्स से जुड़िएगा। बहुत बेहतरीन वन स्टॉप सोल्यूशन आप लोगों का, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अगर आपको डीप में कुछ जानना है, सीसेट में ज्यादा इश्यू आ रहा है, ठीक है, तो हम एक लाइव जो है वर्कशॉप भी कंडक्ट करते हैं और ये वर्कशॉप फ्री होती है। तो इसका लिंक भी आप अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहां जाकर के आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो और स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हो ये वर्कशॉप के बारे में। ठीक है भाई, तो जरूर जुड़िएगा और कोर्स का भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उससे भी जरूर जुड़िएगा। ठीक है, चलो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।